नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विज्ञान की जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रहता है, लेकिन हमारे ग्रह के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मृदा रसायन की, यानी मिट्टी की अपनी केमिस्ट्री की। देखिए, एक सीधी और कड़वी सच्चाई तो ये है कि हमारे पर्यावरण में फैलने वाला ज्यादातर प्रदूषण, या कहिए जो भी गंदगी है, वो घूम फिर कर आखिर में हमारी मिट्टी में ही पहुंचती है। यही उसकी आखिरी मंजिल है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये प्रदूषण मिट्टी में पहुंच जाता है तो उसके बाद होता क्या है? क्या वो बस वहीं पड़ा रहता है, या फिर और भी जहरीला हो जाता है, या शायद उसका असर कम हो जाता है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिट्टी के अंदर असल में क्या केमिकल ड्रामा चल रहा होता है। फिर जानेंगे कि इस विषय को लेकर वैज्ञानिकों की सोच में क्या बदलाव आया है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की खींचतान के दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस खींचतान को मापा कैसे जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सारा सिद्धांत असल में काम कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है ना, वो सिर्फ धूल मिट्टी या पत्थर का ढेर नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल स्टेज है, जहां हर पल कोई ना कोई रिएक्शन होता रहता है। सोचिए, जैसे ही कोई केमिकल मिट्टी में गिरता है, वहां एक साथ कई तरह के रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। कुछ केमिकल्स मिट्टी के कणों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे गोंद से, इसे कहते हैं अधिशोषण। तो कुछ पानी में घुल जाते हैं, यानी विघटन। और पता है, यही रिएक्शंस तय करते हैं कि कोई प्रदूषक कितना खतरनाक साबित होगा और कितनी दूर तक फैलेगा। अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो बस अंदाजे ही लगाते रह जाएंगे। अब एक मजेदार बात यह है कि मिट्टी की केमिस्ट्री की पढ़ाई हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब इसका मकसद, इसका फोकस कुछ और ही हुआ करता था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1960 के दशक से पहले साइंटिस्ट्स मिट्टी को सिर्फ खेतीबाड़ी के नजरिए से देखते थे कि फसल अच्छी कैसे हो। लेकिन फिर 60 के दशक के आखिर में जब प्रदूषण एक बड़ी चिंता बनकर सामने आया, तो इस विज्ञान का पूरा फोकस ही बदल गया। आज इसका सबसे बड़ा काम ये पता लगाना है कि जो खतरनाक केमिकल्स पर्यावरण में छोड़े जा रहे हैं, मिट्टी में जाकर उनका अंजाम क्या होता है। अच्छा, तो किसी प्रदूषक का भविष्य क्या होगा? ये समझने के लिए हमें मिट्टी के अंदर चल रही एक, कह सकते हैं, एक अदृश्य रस्साकशी को समझना होगा। ये रस्साकशी है इलेक्ट्रॉन्स की, और साइंटिस्ट इसी को रिडॉक्स विभव या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे ये पता चलता है कि कोई केमिकल मिट्टी में जाकर और जहरीला बनेगा या फिर बेअसर हो जाएगा। सीधे सादे शब्दों में कहें तो रिडॉक्स विभव बस ये मापता है कि कोई केमिकल कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और ये जो रस्साकशी है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई केमिकल इलेक्ट्रॉन जीत लेता है, यानी उसे हासिल कर लेता है, तो उसे कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। और जब कोई केमिकल इलेक्ट्रॉन हार जाता है, मतलब दे देता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और नियम बड़ा सीधा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है, वही इस खेल में इलेक्ट्रॉन खींच ले जाता है। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि अच्छा, ये खींचने की ताकत, ये प्रवृत्ति, इसे हम मापते कैसे हैं? इसके लिए जाहिर है वैज्ञानिकों को एक बेसलाइन, एक शुरुआती बिंदु चाहिए था, एक रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे समझने के लिए आप केमिस्ट्री का सी लेवल या समुद्र तल मान सकते हैं। जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से नापते हैं, वैसे ही केमिकल पोटेंशियल यहाँ से नापा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तय कर लिया कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम 0 मानेंगे। 0 बस। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, ताकि कहीं भी कोई भी माप ले तो उसकी तुलना आसानी से की जा सके। तो ये 0 असल में एक माना हुआ स्टैंडर्ड है। और हाँ, ये तुलना एकदम फेयर हो, इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए। सारे माप इन मानक स्थितियों पर ही होते हैं। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और दबाव 1 एटमॉस्फेयर। और जब इन शर्तों पर पोटेंशियल मापा जाता है, तो उसे हम कहते हैं E0 या E0। तो चलिए अब लैब से बाहर निकलकर असली दुनिया में आते हैं। इन नंबरों का असल में मतलब क्या है? जब हम मिट्टी जैसी असली जगहों पर ये माप लेते हैं तो उसे EH कहते हैं।
अगर EH की वैल्यू काफ़ी पॉजिटिव है, मान लीजिए +400 मिलीवोल्ट, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग माहौल है। वहाँ ऑक्सीजन जैसे तत्व बैठे हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनने को तैयार हैं। और इसके उलट अगर EH की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे -300 मिलीवोल्ट, तो वो एक रिड्यूसिंग माहौल है। वहाँ मेटल्स जैसे तत्व हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये विज्ञान असल में किसी प्रदूषक का भविष्य कैसे तय करता है। इस सिद्धांत को एक क्लासिक केमिस्ट्री उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम नमक वाले पानी यानी एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं। अब पानी में हमारे पास सोडियम आयन Na+ है, क्लोराइड आयन Cl- है और खुद पानी H2O भी है। कैथोड पर रिडक्शन होना है और इसके लिए दो उम्मीदवार हैं, सोडियम आयन और पानी। तो कौन जीतेगा इलेक्ट्रॉन की ये रेस? हम उनके रिडक्शन पोटेंशियल की तुलना करते हैं और पता चलता है कि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से काफ़ी ज़्यादा है। नतीजा, कैथोड पर पानी रिड्यूस होता है, सोडियम आयन नहीं। बिल्कुल यही सिद्धांत मिट्टी में भी काम करता है। और आखिर में ये सारा विज्ञान हमें यही ताकत देता है। ये हमें वो ज्ञान देता है जिससे हम वैज्ञानिक रूप से सही और साथ ही कम खर्चीले तरीके निकाल सकें अपनी मिट्टी और पर्यावरण को साफ करने के लिए। ये अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्की साइंस पर आधारित होता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया में नए नए प्रदूषक, नए केमिकल्स आते रहेंगे, तो हमारी मिट्टी के